Assalamu alaikum. Here the lecture number is 4, which is delivered to all of you. And today the top chapter is dynamic, chapter number 3, and from 9th class, and remaining portion we all are discussed here. जो हमने टॉपिक्स जो हैं डिस्कस करने हैं, सबसे पहले उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। एक तो है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। दूसरा टॉपिक है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। नेक्स्ट है मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस pulley such that one body moves vertically and the other moves on a smooth horizontal surface. And other is force and the momentum, law of conservation of momentum, friction, methods of reducing friction, advantages and disadvantages of friction, ruling friction इसमें ही आएगा, banking and skidding, ठीक है, और जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंटीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स, वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर मशीन, ठीक है, एंड क्रीम सेपरेटर। सबसे पहले जो है हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक्सप्लेनेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसी चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स का, इसके हमने पिछले टॉपिक्स जो थे वो डिस्कस कर लिए थे, और उन टॉपिक्स को मैं दोबारा रिवाइज़ करवा देती हूँ ताकि आपको पीछे वाला कंसेप्ट क्लियर हो, तो अगले वाला भी जब आप पढ़ने लगेंगे तो वो बहुत ईजीली कवर हो जाएगा। तो फोर्स उसको भी डिस्कस किया था, इनर्शिया जो था उसको भी डिस्कस हम लोगों ने कर लिया था। इसी तरीके से जो इनर्शिया है उसका एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस किया था। मोमेंटम है, मोमेंटम की डेफिनेशन और उसका यूनिट और उसकी एग्जांपल वो भी हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर हमारा 3 था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन जो है मतलब हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी डिस्कस कर दिया था, न्यूटन का सेकंड लॉ भी डिस्कस किया था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो कहता है कि इसमें फोर्स नहीं होनी चाहिए, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि फ़ोर्स होती है, जबकि एक्सेलरेशन जो वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसी लिहाज से न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो हम लोगों ने स्टडी किया था, जो कि एक्शन रिएक्शन जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो हमने न्यूटन का थर्ड लॉ भी डिस्कस कर लिया था। आगे जो है हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि मैथ्स और वेट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो फर्दर टॉपिक मैंने आपको नेम बता दिए जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं, कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको जो पिछले लेक्चर मैंने डिलीवर किया था, लेक्चर नंबर 3, वो इजीली आपको समझ आ गया होगा। जब आपके जो है पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा भी हो गया है, तीसरा चैप्टर भी इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। और साथ साथ मैंने बता भी दिया कि कौन कौन से जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन हैं, ताकि वो भी आपको पता हो और आप इस चैप्टर को उस लिहाज से कवर करें। तो टोटल 9 चैप्टर हैं इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपको बाकी सारे लेक्चर जो हैं वो इस तरह से डिलीवर होते रहेंगे, और इजीली आसानी से मतलब इजीली आप जो है अगर आप और से सुनेंगे लेक्चर्स को तो आपको आसानी होगी और आप इजीली कवर कर सकते हैं इन तमाम लेक्चर्स को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पहला जो चैप्टर है, ये जो यूनिट नंबर हमारा 3 है डायनामिक्स का, उसका जो टॉपिक है, रिमेनिंग पोर्शन हमारा जो रह गया था, टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बुक से इसको एक्सप्लेन करवाती हूँ। अपनी बुक का पेज नंबर जो 64 है उसको देखें, तो यहाँ पर उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पेज नंबर 64 है, यूनिट नंबर 3 डायनामिक का। वहाँ लिखा हुआ है कंसीडर अ ब्लॉक सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग। अब एक ब्लॉक है, उसको स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है अपर साइड पे, देखें जहाँ पर टेंशन लग रही है अपवर्ड, ठीक है। और उसके बाद है द अपर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज़ फिक्स्ड ऑन अ स्टैंड, कि जो अपर पोर्शन है उसको स्टैंड के साथ फिक्स कर दिया है, जो कि फिगर में दिखाया गया है, फिगर 3.11 है। लेट W बी द वेट ऑफ द ब्लॉक,
कि ब्लॉक का जो वेट है डब्ल्यू वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। मैंने भी आपको बताया था कि पीछे जब हमने मास और वेट डिस्कस किया था, जो वेट है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी इज़ एक्चुअली डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ब्लॉक यानी कि जो बॉडी है उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ कार द टेंशन। अब क्या है कि अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि ब्लॉक है, ब्लॉक का जो वेट है डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी, वो ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड उसने मूव करना शुरू किया। यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि अर्थ जो है उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो क्या हुआ कि ब्लॉक ने नीचे जाना शुरू कर दिया। अब क्या हो रहा है कि वो अनबैलेंस हो रहा है कि सारा ब्लॉक का जो वेट है वो नीचे जा रहा है। तो उस वेट को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड एक फोर्स लगी, उसको क्या बोलते हैं टेंशन, जिसने ब्लॉक को इक्वल रख दिया, यानी कि इक्वल साइज़ में रख दिया। ना वो ऊपर जा रहा अब ज़्यादा और ना ही वो ज़्यादा नीचे आएगा। वो अब क्या रहेगा, अपनी मेन पोजीशन पर रहेगा, बिल्कुल दरमियान में रहेगा। और ये किस वजह से हो रहा है, टेंशन की वजह से, जो कि अपर लग रही है। अगर टेंशन ना होती तो क्या होता, पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपने वेट की वजह से नीचे चला जाता। तो क्या होता है कि स्ट्रिंग टूट जाती। तो टेंशन ने उसको काबू कर लिया और उसको अपनी पोजीशन में रहने दिया। टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग एक्टिंग अपवर्ड एट द ब्लॉक। अभी मैंने आपको समझाया कि ब्लॉक पर जो टेंशन है वो अपवर्ड लग रही है, जिसने उसको मेंटेनेंस कर दिया एज द ब्लॉक इज़ एट रेस्ट। अब क्या है कि ब्लॉक जो है वो रेस्ट पोजीशन पर आ गया, क्योंकि वेट ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो ब्लॉक का वेट है वो डाउनवर्ड कर रहा है मूव, लेकिन टेंशन की वजह से क्या हुआ कि वेट ने अपवर्ड जाना शुरू कर दिया। तो बॉडी क्या होगी, बैलेंस में आ गई। अब क्या है कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है, यानी ब्लॉक जो है उसका वेट जो है वो रेस्ट में आ गया है। The weight of the block acting downward must be balanced by the upward tension। अब यहाँ पे इस लाइन ने कवर जो है कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि बॉडी का जो वेट था वो डाउनवर्ड मूव कर रहा था, लेकिन टेंशन ने उसको सपोर्ट दी और उसको अपवर्ड मूव करवाया, जिसकी वजह से बॉडी जो वो रेस्ट में आ गई, यानी अपनी फिक्स पोजीशन पर आ गई, अपनी मेंटेनेंस पोजीशन पर आ गई। Thus the tension T in the string must be equal and opposite to the weight W of the block। यहाँ पर मैं आपको बताती चलो, लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की, उसको अच्छे तरीके से और गौर से देखो। यानी कि thus the tension T in the string must be equal and opposite। बस इस लाइन को अब यहाँ लिखा मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। ये लाइन हमारे जहन में एक न्यूटन का लॉ लेकर आ रही है, न्यूटन थर्ड लॉ ने कहा था ना कि एक्शन रिएक्शन मस्ट बी ऑलवेज इन इक्वल बट ऑपोजिट, कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल तो हो लेकिन ऑपोजिट हो। तो न्यूटन का थर्ड लॉ जो है, इस पैराग्राफ को देखो तो इसमें टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग में जो पॉइंट है, इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। यानी कि वेट जो है, बॉडी का जो वेट है, उस ब्लॉक का जो वेट है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक्शन हो रहा है। लेकिन उसके बदले में टेंशन, अगर वेट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसके बदले में रिएक्शन शो किया टेंशन ने और वो अपवर्ड लगना शुरू कर दी। इसका मतलब है कि एक्शन और रिएक्शन जो है एक बॉडी पर नहीं लग रहे, एक ऊपर लग रही है एक नीचे लग रही है। इसका मतलब है कि वो दोनों इक्वल अमाउंट में लग रहे हैं। अगर बॉडी का जो वेट जो है वो 5 किलोग्राम है, तो टेंशन जो है वो भी 5 न्यूटन के हिसाब से अपवर्ड लग रही है, और बॉडी का वेट जो 5 किलोग्राम के निस्बत से नीचे जा रहा है। तो बॉडी क्या होगी, अपनी मेन पोजीशन पर रहेगी, यानी कि रेस्ट पर रहेगी, और न्यूटन का थर्ड लॉ जो है यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन जो है मैंने स्टेप्स में लिखी है। एक यानी कि वन ऑब्जेक्ट शुड बी एट रेस्ट। सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट जो है उसको रेस्ट में होना चाहिए। उसके बाद है टेंशन जो है वो अपवर्ड लग रही है और वेट जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है, तो दोनों को इक्वल होना चाहिए, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड। फिर है बोथ इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, के टेंशन और वेट इक्वल होने चाहिए, लेकिन उनकी डायरेक्शन अगर हम देखें तो दोनों की अपोजिट है, एक अपवर्ड लग रही है एक डाउनवर्ड लग रही है। लास्ट में है न्यूटन का थर्ड लॉ जो है यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया है, अप्लाइड हो गया। तो ये पूरा पैराग्राफ हमें अच्छे तरीके से समझ आ गया। इनकी पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है कि टेंशन और वेट दोनों इक्वल हैं जब बॉडी जो है रेस्ट पोजीशन पर है, और टेंशन जो है वो अपवर्ड लग रही है और जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और न्यूटन का थर्ड लॉ जो है यहाँ पर अप्लाई हो गया है। ये पिक्चर है आपकी बुक में से ली गई है 3.11 वेट ऑफ द ब्लॉक पुल्स द स्ट्रिंग डाउनवर्ड। ये मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया, ठीक है। अगला टॉपिक है
64 पेज नंबर पे इसी ही अटेंशन एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग के नीचे वर्टिकल मोशन बाय पुली, इसको मैंने शॉर्टकट फॉर्म में लिखा है वर्टिकल मोशन बाय पुली। और यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। अब मैं यहाँ पर मैंने पिक्चर जो शो किया है, लेकिन मैंने आपको समझाना बुक में से ही है, तो अपनी बुक खोलो और उसका पेज नंबर 64 खोलो, यूनिट नंबर 3 का, और इस पैराग्राफ को पेज जो है इसको अपने सामने रखो और पिक्चर को यहाँ से देखो, और मैं यहाँ आपको आपके पेज से पढ़ाऊँगी और आपने अपने जहन में रखने के मैं क्या क्या आपको बता रही हूँ। यहाँ पे उन्होंने बताया है, मैंने पिक्चर में देखो 2 बॉडीज़ हैं आपके पास, एक तो है ए और एक है बी, ठीक है। और यहाँ से लाइन चेक करो, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर 2 बॉडीज़ ए एंड बी, ठीक है, और ऑफ मासेस m1 एंड m2। अब जो बॉडी ए है इसका मतलब है उसका मास भी m1 होना चाहिए, ठीक है। और इधर देखें जो बॉडी बी है उसका मास क्या है, यानी कि m2 है। तो यहाँ पे पहली लाइन कवर हो गई, कंसीडर 2 बॉडीज़ ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। अगला है लेट m1 इज़ ग्रेटर देन m2। m1 ग्रेटर है m2 से, इसका मतलब ये है कि जो बॉडी a है, अब आप पिक्चर में देखो जो बॉडी a है वो b की निस्बत ज़्यादा नीचे गई हुई है और जो बॉडी b है वो ऊपर की तरफ आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी a है उसका मास ज़्यादा था इसलिए वो ज़्यादा नीचे चली गई, और जो बॉडी बी है वो ए की निस्बत उसका मास कम था इसलिए उसने अपवर्ड मूव करना शुरू कर दिया। और दरमियान में क्या फ्रिक्शनलेस पुली है जिसकी वजह से वो दोनों मूव कर रही हैं, यानी स्ट्रिंग उनकी मूव कर रही है। द बॉडीज़ आर अटैच्ड टू द ऑपोजिट एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, कि दोनों बॉडीज़ जो हैं उनको इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया, यानी कि ऐसी स्ट्रिंग जिसमें क्या लचक है, और वो स्ट्रिंग जो है फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो रही है। फ्रिक्शनलेस पुली का मतलब कि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, वहाँ पर स्लिपरी जगह है, जिसकी वजह से जो स्ट्रिंग है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है वो मूव कर रही है, जिसकी वजह से जो बॉडी ए है वो ज़्यादा डाउनवर्ड चली गई है और जो बॉडी बी है वो अपवर्ड आ गई है। यानी कि बॉडी ए जो है उसका मास बहुत ज़्यादा है, यानी कि m1, और जो बॉडी बी है यानी m2 उसका मास है उससे बॉडी ए से कम, तो वो ऊपर चली गई और वो नीचे आ गई है। द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन द फिगर। फिगर कौन सी है 3.12, ठीक है, आपकी बुक में से है, उसको यहाँ पे लिखा हुआ भी है बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। द बॉडी ए being heavier must be moving downward with some acceleration, कि एक्सेलरेशन की वजह से वो नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एट द सेम टाइम द बॉडी बी अटैच टू द अदर एंड, द एंड ऑफ द मूव्स अप विद द सेम एक्सेलरेशन ए। लेकिन अब अगर हम देखें तो दोनों बॉडीज़ हैं उनके मास जो हैं वो दोनों के डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं और टेंशन दोनों की अपवर्ड जा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन का फ़र्क आ गया, एक की एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है और एक की एक्सेलरेशन ऊपर आ रही है। वो इसलिए कि ये एक्सेलरेशन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है और वो अपवर्ड लग रही है। हम कहते हैं ना कि जी की वैल्यू डाउनवर्ड अगर आए तो वो इंक्रीज़ होती है और जी की वैल्यू जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तो वो डिक्रीज़ होती है। अटैच टू द एंड अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स अप विद द सेम एक्सेलरेशन, यहाँ तक हो गया। उसके बाद है एज द पुली इज़ फ्रिक्शनलेस हैंस द टेंशन विल बी द सेम थॉट द स्ट्रिंग लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी टी। सिंस अ बॉडी ए moves downward, hence its weight m1 g is greater than the tension T in the string, कि स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रही है उससे ज़्यादा उसका जो मास है यानी कि उस बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड जा रहा है तो वो ग्रेटर है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए इज़ इक्वल टू m1g माइनस टी, क्योंकि जो मास यानी कि जो बॉडी का जो वेट है m1 वो ग्रेटर है टेंशन से, जिसकी वजह से टेंशन को m1g में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो m1g माइनस टी हो गया। जो बॉडी b है उसका जो यानी कि मास है यानी कि उसका जो वेट था
वो टेंशन से कम है और टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से टेंशन में से उस दूसरे मास को माइनस करेंगे। पेज नंबर 65 का ऊपर तो पहले ये है कि जो पहली इक्वेशन हमने बनाई थी m1g माइनस टी, उसमें न्यूटन का सेकेंड लॉ हम एप्लीकेबल करेंगे। तो m1g, क्योंकि फोर्स जो है, फोर्स के बारे में तो न्यूटन सेकेंड लॉ ने बताया था कि फोर्स है, न्यूटन फर्स्ट लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ने तो कहा था कि फोर्स नहीं होनी चाहिए, तो फोर्स तो लग रही है, इसलिए न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो अप्लाई किया। m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। अब क्या है कि m1a जो है ये फोर्स जो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में निकाली थी, F इज इक्वल टू ma, और जो m1g माइनस टी है इसको फोर्स कंसीडर करना है, यानी कि F, ठीक है, इज इक्वल टू m1a जो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक क्वेश्चन बनाई थी। तो क्या होगा कि m1 से m1 कट जाएगा, ठीक है, और जो a है अब माइनस टी बच गया और उधर से a बच गया। ये आप इसको ऐसे ही रहने दें, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। अगला है अ बॉडी B मूव्स अपवर्ड, हेंस इट्स वेट m2g इज लेस देन द टेंशन T, देयरफॉर m2g जो है वो माइनस होगा टेंशन में से, यानी कि T से, T माइनस m2g। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। यहाँ पर भी न्यूटन का सेकेंड लॉ एप्लीकेबल हो गया। अच्छा, अब जो है हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, हमने टेंशन को फाइंड आउट करना है, और जो हमारे पास g है यानी कि ग्रेविटी है उसको फाइंड आउट करना है इस टॉपिक में। तो एक्सेलरेशन जो है वो m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2g। इसी तरीके से जो टेंशन है वो 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2g, और g की वैल्यू जो है m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2g, ये हमने निकाल लिया। अब 9th क्लास है, बहुत छोटी क्लास है, इसमें डेरिवेशन इतना लेंथी ले जाना एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि बच्चे जो हैं उन पर एग्ज़ाम का बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि फ़र्स्ट बोर्ड होता है ये। तो आप जो है जस्ट बुक में जो क्वेश्चन लिखी गई है उसको ऐसे सेम याद रख लें, और आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन, टेंशन और ग्रेविटी जो इनकी इक्वेशंस हैं वो किस लिहाज से हैं। इसको ज़्यादा लेंथी डेरिवेशन नहीं करनी। अगला जो टॉपिक है मोशन ऑफ टू बॉडीज़ attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other body on a smooth horizontal surface। कि एक बॉडी जो है वो वर्टिकली जाएगी और एक बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। कंसीडर टू बॉडीज़ A एंड B। अब जो बॉडी B है वो तो टेबल पर पड़ी हुई है, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और जो बॉडी A है वो वर्टिकली नीचे आ रही है, यानी कि डाउनवर्ड आ रही है, तो वो वर्टिकली मूव कर रही है, यानी कि बॉडी A। कंसीडर, इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, कंसीडर ऑफ टू बॉडीज़ A एंड B ऑफ मैसेस m1 एंड m2। जो बॉडी A है उसका मैस जो है वो m1 है, और जो बॉडी B है उसका मैस जो है वो m2 है, और जो टोटल वेट है वो m1g हो गया और A का m2g हो गया, यानी कि बॉडी A जो है उसका वेट m1g है और जो बॉडी B है उसका जो वेट है वो m2g है। एंड बोथ द blocks are attached to the ends of an extensible string। Let the body A moves downward। फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी A है और वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, उसका वेट यानी कि m1g ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन A। एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड आ रहा है, वर्टिकली आ रहा है, क्योंकि वर्टिकल ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। सिंस द स्ट्रिंग इज़ इनएक्सटेंसिबल देयरफॉर बॉडी B आल्सो मूव्स ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब क्या है कि दोनों बॉडीज जो थी ना वो एक दूसरे के साथ अटैच थी। अब जब बॉडी A जो है वो ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड आ रही है,
तो बॉडी ए जो है वो पीछे से बॉडी बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो बॉडी बी जो है वो टेबल से बिल्कुल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करती हुई हॉरिजॉन्टली आगे जाएगी, और जो बॉडी ए है वो उसके पास उसका मास बहुत ज़्यादा था, वो वर्टिकली नीचे जा रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है। देयरफॉर बॉडी बी आल्सो मूव्स ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द सेम एक्सेलरेशन। उसी एक्सेलरेशन के साथ वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करेगी, यानी कि जो बॉडी बी है जिस एक्सेलरेशन से बॉडी ए नीचे आ रहा है। एज द पुली इज़ फ्रिक्शनलेस, क्योंकि पुली जो फ्रिक्शनलेस है यानी कि वहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, हैंस द टेंशन टी विल बी द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, कि दोनों के अंदर टेंशन जो होगी वो रिमेन सेम रहेगी। सिंस बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, देयरफॉर इट्स वेट m1g इज़ ग्रेटर देन द टेंशन t। तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पर भी नेट फोर्स वही निकालनी है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए इज इक्वल टू m1g माइनस टी। टेंशन जो है वो उससे कम है बॉडी के वेट से, यानी कि m1g से कम है, तो इसकी वजह से क्या करेंगे, उसको वहाँ से माइनस करेंगे, तो m1g माइनस टी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू ma। तो m1g माइनस टी जो है उसको हमने फोर्स कंसीडर करते हुए इज इक्वल टू कर दिया ma के, और न्यूटन का सेकंड लॉ जो होगी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। न्यूटन का सेकंड लॉ भी ये कहता है ना कि F इज इक्वल टू ma। द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी आर अच्छा, अब तो थी जो बॉडी ए पर एक्ट कर रही थी, पहले तो हमने बॉडी ए को डिस्कस कर लिया, अब हम बॉडी बी को डिस्कस करने जा रहे हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी आर, तो बॉडी का जो वेट है वो m2g है, यानी उसका जो मास था वो m2 था। अब मैं आप समझ रहे होंगे कि मैं वेट भी डिस्कस कर रही हूँ, मास भी कह रही हूँ, हालांकि मैंने तो पहले पिछले टॉपिक्स में कहा था कि वेट और मास दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों डिफरेंस हैं। तो मेरी बात गौर से ये सुनो, मैंने बोला कि वेट जो है बॉडी का वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। फ़र्ज़ करो बॉडी का जो वेट, बॉडी बी जो है, बॉडी बी उसका जो वेट है वो बॉडी ए के वेट से कम है। वेट अगर मैं कह रही हूँ तो उसमें मास और उसके साथ जो जी है यानी कि ग्रेविटी, उन दोनों को ऐड करना है, यानी कि उन दोनों को देखना है कंबाइन, यानी कि W इज इक्वल टू mg। अगर मैं वेट की बात करूँगी तो m और g दोनों को देखना है। अगर मैंने बोला है मास तो फिर g को नहीं देखना, जस्ट मास यानी कि m को देखना है। वेट m2g ऑफ द बॉडी b एक्टिंग डाउनवर्ड, रिएक्शन R of the horizontal surface acting on body B in the upward direction। अगर एक्शन जो है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हुआ, ठीक है, क्योंकि अब देखो एक्शन जो है वो m2g यानी कि बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो उसके बदले में रिएक्शन जो है वो अपवर्ड जा रहा है, क्योंकि बॉडी जो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आ रही है। टेंशन T in the string pulling the body B horizontally over the smooth surface। As body B has no vertical motion, hence resultant of a vertical forces m2g and r must be 0। Thus the net force acting on body B is T is equal to m2a। तो न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, क्यों, क्योंकि टी को हमने फोर्स कंसीडर करना है, तो फोर्स इज इक्वल टू ma, तो m2a करके हमने टी कर दिया। यहाँ पर हमने जो है a और t की वैल्यू को निकालना है, उसको डेरिवेट अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि a इज़ इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 और g हो जाएगा, और t जो है वो m1 m2 ओवर m1 प्लस m2g, ये दोनों। अच्छा, अभी हमने यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया था फ्रिक्शन, जो हमने पिछला टॉपिक जो डिस्कस किया था, वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर द फ्रिक्शन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट लॉ क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट लॉ क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और इसी तरीके से जो ये हॉरिजॉन्टल है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन है। अगला जो टॉपिक है वो है फोर्स और मोमेंटम, फोर्स एंड द मोमेंटम। फोर्स जो है, पहले यहाँ से की पॉइंट्स देख लेते हैं। फोर्स जो कि एक ड्राइव क्वांटिटी है,
ठीक है। और जो मोमेंटम है वो भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, P इज इक्वल टू mv। फोर्स और मोमेंटम को डिस्कस करते हैं। यहाँ से पैराग्राफ है पेज नंबर 67 का, फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट फोर्स एंड मोमेंटम का, वो डिस्कस कर लेते हैं बुक में से। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। लेट द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है कि अगर फोर्स अप्लाई की गई है तो उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। दिस चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, कि इससे क्या होता है कि बॉडी की वेलोसिटी जो है उसमें चेंजिंग्स आ जाती हैं। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी vf हो जाती है। शुरू में इनिशियल वेलोसिटी v आई थी तो फाइनल वेलोसिटी vf हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी टाइम गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी में चेंजिंग आ गई और वो vf बन गई। इफ़ पी आई एंड पी एफ बी द इनिशियल मोमेंटम, इसी तरीके से जो पी आई यानी कि जो पी है वो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, और जो पी एफ है वो है फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज़। अच्छा, अब हमने इक्वेशन पढ़ी थी P इज़ इक्वल टू mv। सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिखनी है, P इज़ इक्वल टू mv, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखना है मोमेंटम, द इक्वेशन ऑफ मोमेंटम P इज़ इक्वल टू mv। अब लिखना है P और यहाँ पे लिखा P I इज़ इक्वल टू mvi, यानी कि इनिशियल मोमेंटम है, Pf इज़ इक्वल टू mvf, और ये क्या है, फाइनल मोमेंटम है। अब हमने क्या करना है कि इनका चेंज निकालना है, यानी कि Pf माइनस Pi, यानी कि फाइनल मोमेंटम से जब हम इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे तो क्या होता है कि P अगर Pi जो है वो mvi के बराबर है और Pf जो है वो mvf के बराबर है, तो Pf जब हम माइनस Pi करेंगे तो इसका मतलब इनकी वैल्यूज़ को भी इनमें पुट डाउन करना है, तो mvf माइनस mvi हो जाएगा। अब टाइम जो है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम t से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, Pf माइनस Pi ओवर t करेंगे और इधर से mvf माइनस mvi ओवर t कर देंगे। m को जो है, जो अब राइट साइड पे इक्वेशन है, m को कॉमन ले लें दोनों में क्योंकि मैथ दोनों का सेम था, तो अब क्या बन जाएगा vf माइनस vi ओवर t। अब हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। अगर m को साइड पर रखा आपने तो यहाँ पर इक्वेशन बन रही है vf माइनस vi ओवर t, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इन वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना है विद द टाइम, तो vf माइनस vi ओवर t, इस पूरी इक्वेशन को हम कंसीडर करेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। और जो m हमने साइड पे किया था उस m और a को कंबाइन कर दिया तो इक्वेशन हमारे पास बन गई Pf माइनस Pi ओवर t इज़ इक्वल टू ma। अब क्या करना है कि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज़ इक्वल टू ma, तो ma ऊपर वाली इक्वेशन देखें, अगर Pf माइनस Pi ओवर t इज़ इक्वल टू ma है और नीचे F इज़ इक्वल टू ma लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे Pf माइनस Pi ओवर t को हम फोर्स के कंसिडर कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारी कंप्लीट होगी फोर्स एंड मोमेंटम की, और इसकी डेफिनेशन है व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस इन एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी। यहाँ तक पहले इसको देखो तो न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल होता है। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग भी हमने यही बताया था कि जितनी फोर्स प्रोड्यूस होती है उतना ही एक्सेलरेशन क्या होता है उसके बदले में प्रोड्यूस होता है। व्हेन द फोर्स इज़ अप्लाइड in any body then the acceleration is produced in case of them and will be equal to the rate of change of momentum of the body, और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम डिफाइंड बाय इक्वेशन 3.4 इज़ अ न्यूटन सेकेंड विच इज़ द सेम एज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगला जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके जो की पॉइंट्स हैं वो है टोटल मोमेंटम शुड बी कंजर्व, मैस रिमेन सेम, वेलोसिटी इंक्रीज, और यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका पहला पैराग्राफ है जैसे कि मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मैस एंड वेलोसिटी, कि कोई भी सिस्टम है उसका जो मोमेंटम है वो मैस और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। यानी कि हमने पढ़ा था ना P इज़ इक्वल टू mv, P इज़ डिनोटेड टू मोमेंटम, m डिनोटेड टू मैस एंड v डिनोटेड टू वेलोसिटी, तो P इज़ इक्वल टू mv। तो
तो मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड आल्सो इट्स वेलोसिटी। अ सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉडीज़ with certain boundaries. An isolated system is a group of interacting bodies on which no external force on it, कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट ना करे, जो बॉडीज़ आपस में मिल रही हैं उन्हीं की आपस फोर्स होनी चाहिए। इफ़ नो अनबैलेंस्ड आर अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3.14 कौन सी इक्वेशन है, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ, जो कि फोर्स ऑफ मोमेंटम में हमें पड़ी थी। इट्स मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। हमने पढ़ा था कि पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ। जब फोर्स ही नहीं लग रही, नेट फोर्स ज़ीरो है, फर्ज करें या फोर्स हमारे पास सेम है, तो मोमेंटम भी कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसकी एक जो है डेफिनेशन है, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू आर मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज़ रिमेन्स कांस्टेंट। कि दो बॉडीज़ जो हैं वो आपस में जो इंटरेक्ट कर रही हैं उनका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट की पॉइंट में मैंने लिखा है टोटल मोमेंटम शुड बी कंजर्व, यानी कि कांस्टेंट। कंसीडर द एग्जांपल ऑफ एन एयर फील्ड बैलून एज डिस्क्राइब्ड अंडर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया था कि एक बैलून है, उसको हवा में उसको भर दें और उसको छोड़ दें तो हवा पीछे जाएगी और बैलून आगे जाएगा। तो इस तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ जो था वो एप्लीकेबल हो गया था। इन दिस केस बैलून एंड द एयर इनसाइड इट फॉर्म अ सिस्टम बिफोर releasing the balloon. The system was at rest and hence the initial momentum of the system was zero. As the balloon is set free, air escape out and its escape out of its some velocity. The air coming out of it possesses momentum. To conserve momentum, the balloon moves in opposite direction to that of air rushing out. कहने का मकसद ये था कि एक बैलून है, उसके अंदर हमने हवा को भर दिया और उसको पहले तो वो रेस्ट में था क्योंकि हमने उसको जो धागा था उससे बांध लिया था। बैलून जो था वो रेस्ट में था और इसी वजह से उसका मोमेंटम जो था वो कांस्टेंट था। अब जब उस बैलून को हवा में छोड़ा तो क्या हुआ, उस धागे को हमने खोल दिया, हवा जो वो बैकवर्ड यानी कि डाउनवर्ड आना शुरू कर गई और जो बैलून है वो अपवर्ड जा रहा है। तो इसी वजह से उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए कहा गया कि न्यूटन थर्ड लॉ जब वहाँ पर एप्लीकेबल हुआ तो क्या होगा कि जो टोटल मोमेंटम जो था वो कंजर्व हो गया और जो बैलून है वो अपोजिट डायरेक्शन में उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बैलून जो था वो अपवर्ड जाना शुरू कर गया और जो एयर थी वो बैकवर्ड आना शुरू कर गई और इसी तरीके से जो मोमेंटम था वो टोटल कंजर्व हो गया, यानी कि सेम पहले जैसा हो गया। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फेयर्स ऑफ मास m एंड मास m2. दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 एंड जब अब देखें, अब यहाँ पे फिगर है, ये देखो जो ए वाली फिगर है वहाँ पर दोनों बॉडीज सेपरेट है, एक का मास बहुत छोटा है, एक का मास बड़ा है, एक की वेलोसिटी u1 है, एक की वेलोसिटी u2 है बिफोर कोलाइजन। लेकिन जब उनकी कोलाइजन हो रही होती है, पिक्चर बी में दिखाया गया, वो दोनों आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और जब बॉडी सी है आफ्टर कोलाइजन क्या होता है, उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी चेंज हुई लेकिन मास जो है वो तो सेम रहा। अगर पहली बॉडी है उसका मास रेड है, का ब्लू है और दोनों जो हैं एक छोटा एक बड़ा है, तो अब कोलाइजन होने के बाद भी दोनों का मास जो था सेम था लेकिन उनकी वेलोसिटी में चेंजिंग आ गई। पहले वो u1 था, उसके बाद वो v1 हो गया, पहले वो u2 था, उसके बाद वो v2 हो गया, यानी कि आफ्टर कोलाइजन की वेलोसिटी में चेंजिंग आ गई। अगला यही पूरा पैराग्राफ है पेज नंबर 70 में, तो इसको भी इसी तरीके से ही जो है डिस्कस करना है। सच दैट u1 इज़ ग्रेटर दैन u2, स्फेयर ऑफ masses m1 अप्रोचेज द स्फेयर ऑफ mass m2 एज द मूव।
इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m इज इक्वल टू m1u1, यानी कि जो बिफोर कुलैयन था। इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 इज इक्वल टू m2u2, यानी कि p इज इक्वल टू mv है ना, तो हम बिफोर कुलैयन पढ़ रहे हैं तो हम v को u कंसीडर करेंगे। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कुलैयन m1v1, अब इसको कंबाइन कर रहे हैं m1u1 प्लस m2u2। आफ्टर सम टाइम व्हेन m1 हिट, अब ये वही पूरी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है कि कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि m1 जो है वो m2 से टकराएगा, तो u1 जो है वो u2 से आपस में कंबाइन करेगा और फिर जो है वो u1 जो v1 बन जाएगा और u2 जो है वो v2 बन जाएगा। इस पूरे पेज में और 71 पेज जो है इनमें एग्जांपल दी गई है वो करनी है। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इस चैप्टर का ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कभी नहीं आते, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। लेकिन जो पिछला टॉपिक मैंने पढ़ाया था फोर्स और मोमेंटम का, वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आता है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। अगला टॉपिक जो था वो है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन अपोज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन द फोर्स दैट पोजेसेस द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। के एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है लेकिन उसके मोशन करने यानी उसके मूवमेंट में अगर कोई रेजिस्टेंस शो हो रही है यानी कि उसको रुकावट शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर फ्रिक्शन है जो उसको मूव इजीली होने नहीं दे रही। अच्छा, इसका जो एक पैराग्राफ है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट कम्स इन टू एन एक्शन एज सुन एज अ बॉडी इज़ पुश्ड आर पुल्ड ओवर अ सरफेस। कि एक बॉडी जो है जब वो सरफेस से टकराती है तो वहाँ पर एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाती है। इन केस ऑफ सॉलिड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज द नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम। सॉलिड के केस में ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो जो सॉलिड सरफेस पर अगर वो चल रहा है, ठीक है, और फिर क्या होता है कि पाँव मतलब उसका जो शूज़ होता है वो उससे रगड़ खाता है उस सीमेंट वाले फ़र्श से, तो क्या होता है कि वहाँ पर एक फ्रिक्शन क्रिएट होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बॉडी जो है वो गिरती नहीं है, उसको जो फ्रिक्शन है वो बचा लेती है। इसी तरीके से ये कुछ सारी एग्जांपल्स थी। लेकिन यहाँ पर जो है अगला जो पेज नंबर 73 है वहाँ पर भी ये बताया हुआ, लेकिन फ्रिक्शन की जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं आता। फ्रिक्शन जो है ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। इसकी जस्ट डेफिनेशन लिखनी है, इसकी एक एग्जांपल लिखनी है और इसकी इक्वेशन लिखनी है जो यहाँ पर बताई गई है पेज नंबर 73 पे। और जो साइड वाला जो ब्लॉक है मटेरियल्स वाला, किस मटेरियल की इतनी फ्रैक्शन है, ये भी ब्लॉक याद रखने हैं। अच्छा, अब मैंने जो टॉपिक पढ़ाना था वो रोलिंग फ्रिक्शन और ब्रेकिंग एंड स्किडिंग का था, लेकिन वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी क्योंकि मैं साथ में फ्रिक्शन डिस्कस कर रही हूँ। इसका मतलब है कि मुझे फ्रिक्शन के साथ पहले उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो है हम एडवांटेजेस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, डिसएडवांटेज, उसके बाद फिर हम आएंगे रोलिंग फ्रिक्शन में और ब्रेकिंग एंड स्किडिंग पे। तो सबसे पहले जो है हम एडवांटेजेस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस में पेज नंबर जो 76 है, एडवांटेजेस में सबसे पहले जो सेकंड पैराग्राफ है वो डिस्कस करना है। हाउएवर समटाइम्स फ्रिक्शन इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल वी कैन नॉट राइट इफ़ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल। अगर आपने देखा होगा, आप जब राइट कर रहे होते हो किसी भी पेपर पर, तो आपका हाथ मतलब आपके हाथ में बॉल पॉइंट हो या पेन हो, कोई भी चीज़ हो, और आपका हाथ आप क्या करते हो कि आप की जो पेंसिल है उस पेपर से रगड़ खाती है। उस पेपर से रगड़ खाने के बाद फिर आपको शो हो रहा है कि पेंसिल जो है वो लिख रही, मतलब उसने अपना कलर शो किया पेज पर। वो किस वजह से शो किया? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन थी। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी पेंसिल और पेपर के दरमियान में, तो कभी भी पेंसिल जो है वो अपना कलर शो नहीं करेगी। फ्रिक्शन अनेबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। के फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग वॉक पर चलते हैं, जो ग्राउंड है उस पर हम चलते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी यानी कि हमारे पाँव के और ज़मीन के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं होगी, तो हम कभी भी इजीली जो रफ़ सरफेस है या स्मूथ सरफेस है उन दोनों पर नहीं चल सकेंगे।
तो हम क्या होता है, हम लोग गिर जाएंगे। तो किसी भी ग्राउंड पर चलने के लिए फ्रिक्शन जो है वो प्ले अच्छा रोल करती है। वी कैन नॉट रन ऑन स्लिपरी ग्राउंड, हम लोग जो स्लिपरी ग्राउंड पर नहीं चल सकते, लेकिन जब वहाँ पर अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो तो हम लोग स्लिप होने से भी बच जाते हैं। अ स्लिपरी ग्राउंड ऑफर्स अ वेरी लिटिल फ्रिक्शन, यानी कि वो भी फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से हम लोग बच जाते हैं। हैंस एनी बॉडी हु ट्राइज टू रन ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड मे मीट ऑन एन एक्सीडेंट, कोई ऐसे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जो स्लिपरी जगह होती है, यानी कि मार्बल का फर्श होता है, वहाँ पर पानी फेंक दिया जाता है और जब वो वहाँ पर चल रहे होते हैं तो वो फिसल कर गिर जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होती, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि इंसान जो है वो काबू में आ जाता है। जब फ्रिक्शन ही नहीं होगी तो वो इंसान गिर जाता है, फिर क्या होता है कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। अक्सर रोड्स वगैरह पर भी ये होता है कि जब स्पीड में बाइक जा रही होती है तो क्या होता है कि टायर और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन ख़त्म हो जाती है, क्या होता है फिर बाइक समेत इंसान जो वो गिर जाते हैं, फिर उससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। इससे कहते हैं कि बारिश वगैरह के मौसम में भी आराम से बाइक चलानी चाहिए ताकि थोड़ी सी फ्रिक्शन तो हो जिससे आप अपने आप को काबू में रख सकते हो। Similarly, it is dangerous to apply brakes with full force to stop a fast moving vehicle on a slippery road, कि आप जो है अब स्लिपरी जगह पे जा रहे हैं, स्लिपरी रोड देख लें, बारिश के मौसम में रोड्स वगैरह बहुत गीले होते हैं, बहुत स्लिपरी हो जाते हैं और आप जो है आपकी बाइक जो है वो फास्ट यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रही है, अचानक आप गीली जगह पर यानी कि जो गीला रोड है उस पर अचानक ब्रेक लगाते हो, ब्रेक अप्लाई करते हो, फ़ौरन क्या होता है कि बाइक जो फिसल जाती है, क्यों, फ्रिक्शन इमीडिएटली ख़त्म हो जाती है फौरी तौर पर। अगला है बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई, जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई नहीं करते इफ़ देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, अगर उसमें एयर रेजिस्टेंस ना हो। द रिएक्शन ऑफ पुश्ड एयर अनएबल द बर्ड्स टू फ्लाई, अब जो परिंदे जो हैं वो हवा में अगर उड़ते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन है जिसकी वजह से वो उड़ते हैं, एयर में एयर जो है वो रेजिस्टेंस शो करती है जिसकी वजह से परिंदे उड़ते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी, एयर जो है वो रेजिस्टेंस शो नहीं करेगी, रेजिस्टेंस कहते हैं कि रुकावट पैदा करना, परिंदे होंगे कभी भी उड़ नहीं सकते। तो इसके एडवांटेजेस जो हैं हमने साइड्स में लिखे हैं वो भी इजीली कवर हो जाएंगे, जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल टू राइट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अनेबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो फ्रिक्शन होती है उस पर हम ग्राउंड पर इजीली वॉक कर लेते हैं। प्रिवेंट फास्ट मूविंग बॉडी ऑन अ स्लिपरी सरफेस, कि स्लिपरी सरफेस पर ये हमें प्रिवेंट करती है। ठीक है, बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई इफ देयर वाज नो एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो बर्ड्स जो हैं वो कभी भी फ्लाई नहीं कर सकते। तो हम इसके एडवांटेजेस तो हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद जो हैं डिसएडवांटेजेस, यानी कि डिसएडवांटेजेस जो है वो पेज नंबर 75 है, उसमें ही उसका डिसएडवांटेज यानी कि फ्रिक्शन हैज़ अ डिसएडवांटेजेस। फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड, देखें अब कोई यानी कि बॉडी है वो फास्ट स्पीड से आ रही है, ठीक है, अचानक जो वो ब्रेक लगाया, फ़र्ज़ करो कोई भी व्याकर उसने ब्रेक लगाई तो एनर्जी लॉस हो गई, तो फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस हुई लेकिन फ्रिक्शन के प्रोड्यूस होने से क्या एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है, बिकॉज इट अपोज द मोशन एंड देन लिमिट द स्पीड ऑफ। अब क्या स्पीड को कम करने के लिए इंसान जो है वो बाइक पे है, अगर वो 120 की स्पीड से आ रहा है, बहुत फास्ट स्पीड से आ रहा है, तो उसने आपको अपने आप को स्टॉप करने के लिए ब्रेक तो लगानी, जैसे वो ब्रेक अप्लाई करता है तो क्या होता है उसकी बाइक की जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है। Most of our useful energy is lost as heat and sound due to the friction between various moving parts of the machine and the machine. In machine friction also cause wear and tear of the moving part, जैसे कि अगर ये भी हमने सुना है कि जैसे कि यानी कि एक इंसान यानी कि एक बंदा एज अ ह्यूमन बीइंग वो जब बाइक चला रहा होता है बहुत फास्ट स्पीड से और वो मतलब गीले रोड वगैरह पर अचानक ब्रेक अप्लाई करता है, क्या होता है कि अगर वो बच भी जाता है फ़र्ज़ करें तो क्या होता है कि फ्रिक्शन तो बेशक थोड़ी बहुत टाइम के लिए ख़त्म हो जाती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि टायर के फटने की आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि ना टायर और रोड के दरमियान में अचानक फ्रिक्शन जो है इस तरह आ जाती है कि हीट जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। जब हीट जैसे उस टायर में से निकलती है बाहर की तरफ तो क्या होता है कि वो टायर फट जाता है। तो इसके दोनों की पॉइंट्स लिख दिए, एनर्जी लॉस्ट एंड वेयर एंड टेयरिंग ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट पार्ट्स।
और इसकी जो पिक्चर है फ्रिक्शन की वो भी डिस्कस कर ली। अब हमारे पास आ जाता है रूलिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले जो हमने जो फ्रिक्शन डिस्कस किया था, फ्रिक्शन जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एग्जांपल लिखनी है, डेफिनेशन एग्जांपल इक्वेशन। लेकिन जो इसके फ्रिक्शन के एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं। तो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा तो आपने बीच में कॉलम लगाना है। एक तरफ आपने लिखना है डिसएडवांटेजेस और दूसरी तरफ लिखना है एडवांटेजेस, और इसी तरह ही पॉइंट्स में लिखना है ताकि आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाए। अब हम बात कर रहे हैं रूलिंग फ्रिक्शन की। रूलिंग फ्रिक्शन भी है लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है, कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं आता, और ये इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है कभी कभार। तो रूलिंग फ्रिक्शन की पहली जो की पॉइंट मैंने लिखा है, रूलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आखिर क्यों, इसकी एक हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 74 है रूलिंग फ्रिक्शन का सेकंड पैराग्राफ। वो देखो वहाँ लिखा हुआ है व्हेन द एक्सल ऑफ अ व्हील इज़ पुश्ड। एक व्हील है यानी कि एक पहिया है, उसका एक्सल यानी कि उसका जो एरिया है, जब हम उसको पुश करते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द ग्राउंड इज प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट प्रोवाइड द रिएक्शन फोर्स। के बाइक है ना, अब बाइक का जो टायर है, ये एक फ़र्ज़ करो यानी कि एक टायर नहीं लेंगे क्योंकि टायर जो है वो एक अगली एग्जांपल में आएगा। हम जो है रूलिंग फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, तो बॉल बेयरिंग को लेंगे। बॉल बेयरिंग में क्या होता है कि सेकंड पिक्चर है 3.19 बॉल बेयरिंग, और फर्स्ट पिक्चर है फ्रिक्शन में काज द बॉडी टू रोल। ये दोनों ही जो रोलिंग फ्रिक्शन के एग्जांपल हैं, और इनको देखो, इनका एक एरो का निशान शो हो रहा है 3.18 पिक्चर में, एरो का निशान जो कि फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये तो है एक्सल, और जो साइड पे कांटेस हैं ये है व्हील। ठीक है, अब क्या है कि व्हील जो है जब ये ग्राउंड से टकराएगा तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है टायर और यानी कि उस व्हील और ग्राउंड के दरमियान में क्या होता है कि फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इन द डायरेक्शन, और फिर जब फोर्स अप्लाई करते हैं, द व्हील रोल विदाउट रप्चरिंग द कोल्ड वेल्ड्स, दैट्स व्हाई द रूलिंग फ्रिक्शन इज एक्सट्रीमली स्मॉल देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। The fact that rolling friction is less than the sliding friction is applied in ball bearing or roller bearing to reduce loss due to the friction। अब ball bearing या roller bearing देख लें, जब friction प्रोड्यूस होती है तो हमने कहा था एनर्जी लॉस होती है, तो इसमें एनर्जी जो है वो कम लॉस होगी। ठीक है, ये देखें, ये दोनों पिक्चर मैंने आपको बता दी। अगला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में जो इसी ही 74 पेज है, इसका लास्ट वाला पैराग्राफ है, अ साइकिलिस्ट अप्लाइड ब्रेक टू स्टॉप हीज हर साइकिल। यानी एक साइकिल चलाने वाला बंदा है, वो अपनी साइकिल को जब स्टॉप करता है, एज सुन एज ब्रेक अप्लाई, जैसे ही वो ब्रेक को अप्लाई करता है, द व्हील स्टॉप, उसके जो व्हील हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, रोलिंग व्हील जो है स्टॉप हो जाते हैं, एंड बिगन टू स्लाइड ओवर द रोड, और वो क्या करते हैं कि रोड पर स्लाइड करना शुरू कर देते हैं। सिंस द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ मच ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है, रोलिंग फ्रिक्शन के केस में जब जो बॉल बेयरिंग है, जब उस पर ब्रेक फौरी अप्लाई करते हैं तो वो अचानक रुक जाते हैं, लेकिन जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होता है कि बेशक ब्रेक अप्लाई कर दिए, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो गया, लेकिन वो फिर भी आगे मूव कर रहा होता है। इसका मतलब है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो ज़्यादा है रोलिंग फ्रिक्शन के निस्बत, देयर फॉर द साइकिल स्टॉप वेरी क्विकली, और फिर क्या होता है कि साइकिल जब बहुत तेज़ी से रुक जाती है। अगला है पेज नंबर 75, ब्रेकिंग एंड स्कीडिंग। द व्हील ऑफ मूविंग व्हीकल हैज़ 2 वेलोसिटी कंपोनेंट्स। वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं, द मोशन ऑफ व्हील्स अलोंग द रोड एंड द मोशन ऑफ व्हील्स अबाउट देयर एक्सिस। अब देखो, एक गोल आपके पास एक स्केच है, टायर ही देख लें। अब टायर का जो बाहर वाला हिस्सा है, जब एक कार है वो बहुत तेज़ी से रोड पर आ रही है, तो देखो
कि वो आगे की तरफ जा रही है। अब रोड पर वो आगे की तरफ जा रही है और वो जो पहिया है यानी कि व्हील है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में जो कार चलाने वाला फोर्स अप्लाई कर रहा है। फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा है रोड पर, और रोड पर वो बिल्कुल सीधा जा रहा है। इसका मतलब है कि जो टायर है ना, कार का टायर, वो भी फोर्स की डायरेक्शन में आगे जाएगा। लेकिन कार के अंदर जो सिल्वर कलर का जो उसका एक्सिल है ना, एक्सिस, वो क्या होता है, वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होता है। यानी कि जो रोटेशन है, व्हील की रोटेशन वो अबाउट देयर एक्सिस है, लेकिन जो व्हील की मोशन है वो अलोंग द रोड है, क्योंकि फोर्स जो है वो उसी डायरेक्शन में लग रही है जिस डायरेक्शन में कार चलाने वाला लेकर जा रहा है अपनी कार को। To move a vehicle on the road as well as to stop a moving vehicle requires a friction between its tires and the road। अब एक कार जो है एक इंसान चला रहा है, बहुत तेज़ी में चला रहा है, तो वो अपनी कार को जैसे रोकेगा यानी कि फोर्स अप्लाई करेगा तो वहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होती है तो फ्रिक्शन जो है वो मूविंग फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को इमीडिएटली यानी कि फौरी तौर पर स्टॉप कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक की एक फिगर है 3.21 अ कार स्कीडिंग। इसी में देखो इस पिक्चर को देखो और मैं यहाँ से पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ। इफ़ द रोड इज़ स्लिपरी आर द टायर्स आर worn आउट देन द टायर्स इंस्टेड ऑफ रोलिंग स्लिप ओवर द रोड। क्या होता है कि अगर तो रोड है स्लिपरी तो टायर जो है वो फटने के बजाय क्या करेगा, रोल होने के बजाय, यानी कि टायर जो है वो रोल होने के बजाय फट जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि एनर्जी लॉस हो जाती है और उस ऑब्जेक्ट का जो मूविंग पार्ट्स हैं, मशीन जो है वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो व्हीकल जो है यानी कि कोई भी ऐसी सवारी है वो आगे फर्दर मूव नहीं करती। इफ़ द व्हील स्टार्ट स्लिपिंग एट द सेम टाइम, और व्हील्स जो हैं उसी टाइम पर स्लिप करना शुरू कर दें ऑन द स्लिपरी रोड, दस फॉर द व्हील्स टू रोल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रिपिंग। अगर तो टायर हैं वो फिर भी रोल हो रहे हैं तो क्या होता है कि फ्रिक्शन और ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और उनको काबू पा लेती है उन पर। बिटवीन द टायर्स एंड मस्ट बी इनफ दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम स्लीपिंग। अब आपने ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको समझाई, असल में आपको बताने का मकसद ये था। आपने फिगर को देखें 3.21 अ कार स्कीडिंग। अब देखो गाड़ी वाला जो था वो यानी कि कार चलाने वाला जो था वो अपनी कार को सीधा लेकर आ रहा था, सीधी डायरेक्शन में। अचानक क्या हुआ, उसकी कार टर्न हो गई। ठीक है, अब देखो वो सीधी डायरेक्शन में आ रहा था यानी फोर्स उसी डायरेक्शन में जा रही थी, और तो देखो कि कार में से निकलने वाला धुआं भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है जिस डायरेक्शन में कार आ रही थी। अब वो कार ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली तो क्या हो गया, धुआं तो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में कार पहले आ रही थी, यानी कि फोर्स आगे की तरफ लग रही थी तो धुआं भी देखो आगे की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर हम व्हील के अंदर की चीज़ देखें तो वो रोटेट कर गई है, वो उस डायरेक्शन में नहीं जा रही जिस डायरेक्शन में कार पहले आ रही थी, और फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही थी जिस डायरेक्शन में धुआं आगे जा रहा है, वो अपने एक्सिल यानी कि अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। सिमिलरली अगर एक कार है उसको जल्दी से स्टॉप करना है, सेकंड पैराग्राफ है, सिमिलरली टू स्टॉप अ कार क्विकली अ लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज़ नीडेड। कि एक कार है वो क्विकली अगर फास्ट मूविंग में आ रही है उसको इमीडिएटली आपने उसको स्टॉप करना है, तो क्या करते हैं कि आप लोग उस पर फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। टायर और रोड के दरमियान में जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है तो वो उसको स्टॉप कर देता है। बट देर इज़ अ लिमिट टू दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की भी एक लिमिट होनी चाहिए दैट द टायर्स कैन प्रोवाइड, जो कि टायर्स प्रोवाइड करते हैं फ्रिक्शन को। इफ़ द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्ट्रोंगली, अगर ब्रेक्स को स्ट्रोंगली अप्लाई कर दिया जाए, द व्हील्स ऑफ द कार विल लुक अप स्टॉप टर्निंग। अगर कार तेज़ी में आ रही है और हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कार जो है वो टर्न कर जाएगी, लेकिन फोर्स आगे की तरफ जाएगी, धुआं भी आगे की तरफ जाएगा। लेकिन जो व्हील का एक्सिस है, मतलब व्हील की जो रोटेशन है वो अपने एक्सिस के क्या करेगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। एंड द कार विल स्काइड ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंटम। इट आल्सो इट्स directional control that may result in an accident. In order to reduce the chance of skidding, it is advisable not to apply brakes too hard that look up their rolling.
motion, especially at high speed. Moreover, it is unsafe to drive a vehicle with worn out tires. और ये बहुत हादसा भी इससे हो जाता है कि अगर एक टायर है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है मूविंग ऑब्जेक्ट पे, अचानक रुक तो जाता है लेकिन क्या होता है फट जाता है, जिसकी वजह से कुछ हादसाती यानी कि कुछ हादसा वगैरह भी हो जाते हैं। ठीक है। और अच्छा अब जो है ये भी मैं आपको बता दूं कि ब्रेकिंग एंड स्कीडिंग था, रूलिंग फ्रिक्शन था, ये सारे शार्ट क्वेश्चन में आते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन भी नहीं है लेकिन फिर भी आ जाते हैं। और ये मैंने आपको पिक्चर बता दी कार स्कीडिंग की। अगला जो है वो है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के ऐसे मेथड्स बताओ जिनसे फ्रिक्शन को हम रिड्यूस करते हैं। तो पहला पॉइंट है मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, कि जिस सरफेस पर स्लाइडिंग की जाए यानी कि जिस सरफेस पर फिसला जाए वो सरफेस स्मूथ होनी चाहिए ताकि फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस हो। ठीक है, कम रिड्यूस हो, कम खर्च हो। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट शुड बी स्ट्रीमलाइन। अब यहाँ पर फिगर जो है 3.23 स्ट्रीमलाइन द बुलेट ट्रेन रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड। अब देखें स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है कि एक ये ट्रेन है ना, इसकी सामने की शेप देखो तो बिल्कुल ओवल टाइप है, और जो हमारी अपनी यहाँ की हम ट्रेन देखें पाकिस्तान की ट्रेन तो ये आगे से क्या होती हैं, बिल्कुल चकोर होती हैं, ओवल टाइप नहीं होती। तो इस ट्रेन ये जो हमारी अपनी ट्रेन है जो चकोर मतलब जो चकोर टाइप है, इस पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें फ्यूल जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस करती है। लेकिन जो ये बुलेट ट्रेन है इसकी आगे की शेप अगर देखें तो बिल्कुल स्ट्रीम लाइन है, तो इसमें एनर्जी भी बहुत कम खर्च होगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं लग रही, जहाँ पर फ्रिक्शन लगेगी वहीं पे तो एनर्जी लॉस होगी। तो क्या है कि बुलेट ट्रेन बनाइए लेकिन स्ट्रीम लाइन शेप होनी चाहिए उस मूविंग ऑब्जेक्ट की। लुब्रिकेशन, जब अब अक्सर आपने देखा होगा आपके घर के पंखे वगैरह भी हैं वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं, ज़ंग लग जाते हैं, लेकिन जब आप उसमें कोई ऑयल डालते हो तो क्या होता है कि मशीन जो है वो दोबारा अपनी अच्छी फॉर्म में आ जाती है, यानी कि जहाँ पहले ज़ंग लगा होता है वहाँ ज़ंग भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और वो वहाँ पर स्लिपरी जगह हो जाती है जिसकी वजह से पंखा जो है वो तेज़ी से चलना शुरू कर जाता है, यानी उसकी मशीन जो ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लुब्रिकेशन हो गई है, लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस। अच्छा, लास्ट है यूजिंग बॉल बेयरिंग और रूलर बेयरिंग। यूजिंग द बॉल बेयरिंग और रूलर बेयरिंग बिकॉज द रूलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो रूलर बेयरिंग के थ्रू जो फ्रिक्शन होती है वो बहुत कम होती है। तो रूलर बेयरिंग यानी कि बॉल बेयरिंग को हमें सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। ये देखिए इसी तरह ये ओवल टाइप स्ट्रीमलाइन शेप होनी चाहिए। अगला है सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ, यानी कि द मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ। एक बॉडी जो है वो सर्कुलर फॉर्म में अगर जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, यानी कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इन इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल भी है, वो यही है कि मून जो है वो अर्थ के गिर्द मूव कर रहा है और जो अर्थ है वो सन के गिर्द मूव कर रही है। तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन ऑफ मून मूविंग अराउंड द अर्थ। अब मून जो है वो अर्थ के गिर्द क्या कर रहा है, मोशन यानी कि मूव कर रहा है सर्कुलर फॉर्म में। तो ये फिगर से आपको पता चल गया इसकी एग्जांपल भी। तो शार्ट क्वेश्चन के तौर पर अगर आ जाए, वैसे आता भी है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं आता, लेकिन मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन है, ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन जो है इसकी डेफिनेशन आती है, आपने डेफिनेशन लिखनी है, आपने यही वाली फिगर बनानी है और आपने इसी फिगर को एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। इसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को उसी सर्कल में रोटेट करवाती है, उसी सर्कल के इर्द गिर्द महदूद करके रखती है। जैसे कि इस वाली फिगर में दिखाया गया 3.6 में आपकी बुक का जो पेज नंबर 77 है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने फिगर शो की 3.26 वो आपकी बुक से ही ली गई है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर। जैसे कि मैंने बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा सेंटर की तरफ लाती है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एंड हैज़ नो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसकी डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं आता।
सेंटीमीटर फोर्स जो है इसकी भी डेफिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन आती है और इसके साथ में एग्जांपल आती है। आपने पहले फिगर बनानी है और उसके साथ एक एग्जांपल दे देनी है, मून की दे देने कि जो मून है वो ज़मीन के इर्द गिर्द क्या करता है, रोटेट करता है। किस वजह से करता है? क्योंकि वहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स लग रही होती है। अगर सेंटीमीटर फोर्स नहीं होगी तो क्या होगा, मून जो है वो अर्थ से बहुत दूर चला जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स की वजह से ही यही अर्थ के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसकी आपने शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने सेंटीमीटर फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एग्जांपल लिखनी है, फिगर बनाकर एक्सप्लेन करना है और साथ में इक्वेशन लिखनी है, यानी कि Fc इज इक्वल टू MAC, F इक्वल टू mv²/r। Fc मतलब सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है। और जो A है Fc इज इक्वल टू MAC, तो AC इज इक्वल टू v²/r। तो MAC के अंदर जब v²/r पुट करेंगे तो इक्वेशन पूरी बन जाएगी Fc इज इक्वल टू mv²/r। यह आपने क्या करनी है, इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसमें थर्ड लॉ जो है एप्लीकेबल होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी आपने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। और इसकी सिर्फ क्या करनी है, स्ट्रक्चर को ड्रा करना है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पिक्चर शो की है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर एग्जिस्ट अ रिएक्शन टू दिस सेंटीमीटर, यानी कि अगर सेंटीमीटर फोर्स एक्शन कर रही है तो उसके बदले में एक रिएक्शन भी होना चाहिए। तो रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रही होती है, जो कि अलोंग द टेंजेंट लेकर जा रही होती है। मतलब क्या है कि बॉडी जो है अगर वो सेंटर की तरफ आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बाहर जाएगा। इसका मतलब है कि बॉडी, अब देखो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इस दुनिया में हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, तो बॉडी जो है वो इजीली क्या हो जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। फिर तो वो अपने जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, यानी अलोंग द सर्कल वो मूव कर रही है, फिर वो सर्कल में मूव नहीं करेगी, वो फ़ौरन क्या होगी, सेंटर में आ जाएगी। तो इसी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाई गई, ताकि एक्शन रिएक्शन इक्वल होने चाहिए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर जो सेंट्रीपिटल फोर्स डाउनवर्ड लेकर आ रही है, यानी सेंटर की तरफ लेकर आ रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर लेकर जाएगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएगी, लेकिन इनकी जो अमाउंट है एक्शन रिएक्शन वो इक्वल है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर डाउनवर्ड ला रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अपवर्ड लेके जाएगी, बॉडी जो है फिर वो अपनी पोजीशन पर सेम रहेगी। उसके बाद है बैंकिंग ऑफ रोड। अक्सर आपने देखा है कि बस जो है वो टर्न जब ले रही होती है तो उसके साइड वाला हिस्सा रोड का जो वो उभर जाता है, लेकिन वो गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होता है कि वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर जाता है। बैंकिंग ऑफ रोड जो है ये ना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ना लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको जस्ट एज आप व्यूअर आपने इसको देख लेना है, इसको स्टडी कर लेना है। इसी तरीके से वॉशिंग मशीन ड्रायर है, इसको भी मैंने पिक्चर बना दी है, लेकिन इसको एक्सप्लेन यहाँ से मैं कर रही हूँ। द ड्रायर और वॉशिंग मशीन, आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन का जो लास्ट वाला पोर्शन है, उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, वहाँ पर थोड़ा सा सुराख बना दिए जाते हैं और जो कपड़े हैं उनको गीला करके अंदर डाल दिया जाता है। जब हम इसको इसके एक्सिस के गिर्द घूमती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो पानी है वो बाहर आना शुरू हो जाता है और जो कपड़े हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से जो क्रीम सेपरेटर है उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐड कर रही होती है। क्या होता है कि जो दूध जब हम डालते हैं तो क्या है कि क्रीम जो है यानी बटर जो है वो लाइटर होती है मिल्क से। जो मिल्क है वो तो भारी है, डेंसर है, वो कलेक्टेड हो जाता है ऊपर वाली साइड पे, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दूध जो है वो ऊपर रह जाता है, जबकि जो दही मतलब जो क्रीम है वो बहुत हल्की है मिल्क से, तो वो नीचे आ जाती है पैंदे में और वहाँ से हम क्या करते हैं, ईज़िली उसको कलेक्ट कर लेते हैं पाइप के ज़रिए। जी, यहाँ तक जो हमारा चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया और मैंने साथ साथ बता भी दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। और जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था, लेक्चर नंबर 3 और 4 जो हमारा था यूनिट नंबर 3 का डायनेमिक्स का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गया। यूनिट नंबर जो 3 हमारा डायनेमिक्स का वो कंप्लीट हो गया। साथ साथ बता भी दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।